बाल साहित्य लेखकों का दायित्व भी अत्यंत गंभीर दायित्व होता है। उसका कारण है कि बालकों का मस्तिष्क, उनका चित्त एक कोरे कागज की तरह होता है और उस कोरे कागज पर जो भी कुछ लिखा जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चों के मनोमस्तिष्क पर वो एक सुदृढ़ छाप अंकित करता है। इसलिए बच्चों के जो संस्कार हैं, उनका निर्माण, उनका पोषण, उनका सशक्तिकरण, यह भी बाल साहित्य के माध्यम से होता है। बच्चों को जो कहानियाँ घर परिवार में बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं, नानी या दादी या घर के बड़े बुजुर्ग पुरुष वर्ग के, वो जब तमाम तरह के किस्से कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं तो उनकी उस अभिव्यक्ति में मनोरंजन और रोचकता के साथ साथ शिक्षा, प्रेरणा और एक सुनिश्चित उद्देश्य भी होता है। इसलिए एक अनिश्चित, एक अनिर्धारित भविष्य की, ऐसा भविष्य जिसके बारे में अभी कुछ जानते नहीं है, एक सुनिश्चित रूपरेखा बनाने की जिम्मेदारी, उसका दायित्व ये बाल साहित्य लेखकों का भी होता है। यही कारण है कि उन्हें पुरा कथाओं से, पुरा साहित्य से, वैदिक औपनिषदिक घटनाओं, कथाओं से या संस्कृत साहित्य की रोचक और प्रेरक कहानियों से उन्हें प्रभावित किया जाता है, अभिभूत किया जाता है और उनका मार्ग प्रशस्त किया जाता है। हम देख सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो बाल विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं, वो अलग तरह से अपनी पहचान बनाते हैं। बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर, बच्चों की मानसिकता, समस्याएं, चुनौतियां, उनके परिवेश को, उनकी अभिरुचियों को, उनके खान पान को, इन सब को ध्यान में रखकर, उनके घर परिवार की स्थिति को ध्यान में रखकर वो चिकित्सा के दायित्व का निर्वाह करते हैं। ऐसे ही बाल मनोविज्ञान के जो ज्ञाता हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में, बाल मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार अपने मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाते, सहम जाते हैं, डर जाते हैं किसी घटना से, किसी चरित्र से, किसी पात्र से, या कोई उनका शोषण कर रहा है। ये ऐसे तमाम पक्षों और बिंदुओं को ध्यान में रखकर साहित्य सृजन, बाल साहित्य लेखकों की जिम्मेदारी इसका परिचायक बन जाता है। और हमारे यहाँ यह कहा जाता है कि बच्चों का जो आदि गुरु है, यानी प्रारंभिक सबसे पहला जो गुरु है, वो उसके माता पिता है। इसलिए जो संस्कारों का बीज वपन है, जो सत साहित्य की शिक्षा है, जो सन्मार्ग गमन की शिक्षा है, वो माता पिता से ही प्राप्त होती है। भाषा भी माता पिता से ही बच्चा सीखता है। इसलिए बच्चों के मनोमस्तिष्क को स्वस्थ रखने, बनाने के लिए आरंभ से ही घर के परिकर और परिसर में, मां के अंक में उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा ये प्रारंभ हो जाती है। उसका प्रबंधन मां और पिता, भाई और बहन,
वही करने लगते हैं। इसलिए बच्चों के साथ संवाद करते हुए, व्यवहार करते हुए, उनके सामने किसी प्रकार के आचरण की स्थिति उपस्थित करते हुए माता पिता सावधान भी रहते हैं, चिंतित भी रहते हैं, क्योंकि बच्चे अनुकरण बहुत जल्दी करते हैं। तो यदि उनके सामने अच्छी स्थितियां, प्रेरक आचरण और उत्कृष्ट आंगिक चेष्टाएं ये सब होंगी तो बच्चों के मनोमस्तिष्क पर उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। यह भी अपेक्षा होती है कि विद्यालयों में, शिक्षा स्थलों में, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, गृह कार्य दिया जाता है, क्लास कक्षा का कार्य कराया जाता है, उनका वो जो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों का दायरा है वह एक अनिवार्यता है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। उससे बाहर निकालकर उन्हें देश विदेश की जानकारी दी जाए, देश विदेश की भाषाओं में उपलब्ध साहित्य की पठनीयता से जोड़ा जाए, परिचित कराया जाए। हर भाषा में बाल प्रेरक साहित्य, बाल सुलभ साहित्य, इसका सृजन होता है। भारत में भी हिंदी इतर अन्य भारतीय भाषाओं में बच्चों के लिए प्रचुर मात्रा में लेखन हुआ है। कहानियाँ, कविताएं, संस्मरण, जीवनियाँ, आत्मकथाएं ये लिखी गई हैं और लिखी जा रही हैं, अभी भी लिखी जाती हैं। कोई बहुत उपलब्धि वाला चरित्र अगर हो, जिसकी उपलब्धियों से राष्ट्र उपकृत हो, उसको भी साहित्य में निबद्ध किया जाता है। और विदेशों में, दुनिया के अन्य अनेक देशों में इस तरह के रचनाकार जिनकी रचनाओं का अनुवाद करके हम अपने देश के बच्चों को उपलब्ध करा सकें या उनसे प्रेरणा लेकर मौलिक सृजन कर सकें, इस तरह की जिम्मेदारी, इस तरह का दायित्व भी साहित्य सर्जकों का बन जाता है। बच्चों के बौद्धिक और नैतिक विकास तथा चारित्रिक निर्माण करने वाले सत साहित्य की आवश्यकता की पूर्ति बाल साहित्यकारों की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि बौद्धिक विकास होगा तो बच्चा अपने भविष्य की राह चुन सकेगा, उचित अनुचित का विवेक उसके मनोमस्तिष्क में आ सकेगा। यही कारण है कि नैतिक विकास की बात भी बाल साहित्य में की जाती है। हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, हमारे जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन सब की चर्चा बाल सुलभ साहित्य में की जाती है। कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, चित्रकथाएं हों, कॉमिक्स हों, इन सब के माध्यम से, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, वैदिक औपनिषदिक साहित्य हो, पौराणिक साहित्य हो, या पंचतंत्र की कथाएं हों, उन सब के माध्यम से युगीन सामाजिक, वैज्ञानिक और भौगोलिक तथा खगोलीय विषयों को बहुत सरल, सुस्पष्ट, संप्रेषणीय और बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत करने की अपेक्षा, आवश्यकता बाल साहित्यकारों से होती है। यही कारण है कि हिंदी में या भारतीय भाषाओं में जो बाल साहित्य लिखा गया और जो लिखा जा रहा है, वो बच्चों को अब समसामयिक राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों से, समस्याओं से
जूझने की प्रेरणा वाला, उनके निदान की प्रेरणा वाला साहित्य अब निर्मित हो रहा है। उसमें टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी की भूमिका भी है, उसमें सोशल मीडिया की भूमिका भी है, उसमें तमाम तरह के जनसंचार के माध्यमों की भूमिका भी है, सिनेमा की भूमिका भी है। बच्चों की मानसिक भूख की तृप्ति और जिज्ञासाओं की शांति के लिए मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही किसी न किसी रूप में मौखिक या लिखित ये परंपरा बाल साहित्य लेखन की उपलब्ध है। मौखिक परंपरा तो घर में, स्कूल में, परिकर में, परिवार में, समाज में ये तो मिलती ही है। माँ के अंक में, गोद में आते ही, नानी दादी के साथ बैठते ही ये मौखिक परंपरा बाल साहित्य की, बाल साहित्य के अध्ययन की, यह हमें मिलती है। अनेक कहानियां जिन्हें हम नानी की या दादी की कहानियों के रूप में जानते हैं, माँ की लोरियों के रूप में जानते हैं, पिता की डांट डपट उससे आप्लावित या संलिप्त उपदेश कथाओं के इतिहास में भी हम इस बाल सुलभ ज्ञान को, बाल मनोविज्ञान विषयक साहित्य को देख सकते हैं। मुद्रण कला शिक्षा के विकास के साथ साथ इस दिशा में अधिक सक्रियता के साथ उपस्थित हुई है। यानी जब से मुद्रण का यह दौर प्रारंभ हुआ, सिलसिला प्रारंभ हुआ, तो शिक्षा के विकास के क्षेत्र में इस प्रिंटिंग ने, इस मुद्रण कला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे हम पाठ्य पुस्तकों के रूप में देखें या स्वतंत्र रूप से मौलिक और अनूदित बाल कथात्मक रचनाओं को, बाल काव्यात्मक रचनाओं को देखें। संपूर्ण विश्व के उन्नत देशों में जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, प्रगति और प्रोन्नति कर चुके हैं, ऐसे देशों में बाल साहित्य सृजन के मुद्रण की परंपरा लगभग 200 वर्ष पुरानी हो गई है। यही कारण है कि साहित्य सृजन के इस नए पहलू की ओर ध्यान जाते ही अनेक पक्ष हमारे सामने उभर आते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। बाल साहित्य लेखन क्यों हो, क्यों किया जाए, उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ऐसे अनेक प्रश्न हमारे सामने आते हैं। बच्चों के लिए, समाज तथा राष्ट्र के लिए बाल साहित्य की कोई उपयोगिता तो होगी, अन्यथा बाल साहित्य क्यों लिखा जा रहा है, इस प्रकार के साहित्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, अभी क्या है, और समय सापेक्ष अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या परिवर्तन किया जाए। साहित्य की अनेक विधाओं में और उन विधाओं की दृष्टि से बाल साहित्य की कौन सी विधा अधिक प्रभावी, बच्चों के मस्तिष्क पर, मन पर अत्यधिक छाप छोड़ने वाली कौन सी विधा है और क्यों है, किस विधा का बाल मनोविज्ञान पर असरकारी प्रभाव दिखाई देता है। विभिन्न वयोवर्गों के बालकों की रुचियां क्या होती हैं, अभी हमने चर्चा की शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। तो हर अवस्था में अलग प्रकार की बाल सुलभ रचनाएं, कविता, कहानी आदि, नाटक आदि, इनका लेखन हो। किस मानसिकता को, किस आयु या वय अवस्था को ध्यान में रखकर रचनाकार बच्चों के लिए साहित्य सृजन करता है, इन सब का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बाल साहित्य सामान्य साहित्य से अगर भिन्न होता है तो कैसे भिन्न होता है, क्यों भिन्न होता है,
और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। इस तरह के अनेक प्रश्न मनोमस्तिष्क को बार बार कुरेदते हैं, झकझोरते हैं। इन्हीं प्रश्नों द्वारा निरंतर दी जाने वाली दस्तक का ही परिणाम है कि बालकों के शैक्षिक प्रसार और उनकी बौद्धिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में लेखक वर्ग की जागरूकता की ओर संकेत करती है। वास्तव में जो बाल साहित्य सर्जक हैं, लेखक हैं, वो लेखक तो अवस्था में प्रौढ़ हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन बच्चों के मनोविज्ञान को आत्मसात करते हुए, उस मनोभूमि पर जाते हुए वो इस प्रकार के साहित्य का सृजन करते हैं और उनके मनोमस्तिष्क में कैसे मूल्य और कैसे मूल्यों से शिक्षा का प्रसार करना है, उनके बौद्धिक और भावनात्मक विकास की दृष्टि से क्या क्या प्रयत्न करने हैं, इस तरफ भी उनका ध्यान जाता है। इसी कारण बाल साहित्य लेखन की संभावनाएं अत्यधिक विशाल, विराट और असीम होती हैं। यह सर्वविदित सत्य है कि बच्चों का संसार बड़ों के संसार से नितांत भिन्न होता है। वो जो परस्पर बच्चे जब मिलते हैं, जब संवाद करते हैं, जब खेलते हैं, तरह तरह की लीलाएं और क्रीड़ाएं करते हैं, तो उनके उस व्यवहार को, उनकी उस आंगिक चेष्टाओं को, उनकी उन मुख मुद्राओं को हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इनका अपना एक लोक है, अपना एक संसार है। तो बाल साहित्यकार उस संसार के मनोविज्ञान को भी पढ़ता समझता है। बड़ों के संसार में शिष्टाचार होता है, सभ्यता होती है, परिपक्व संस्कृति होती है, उनका अपना एक समाज, अपनी एक जाति, अपना एक धर्म और अपने नियम विधान आदि भी होते हैं। और ये नियम विधान वो अवस्था के आधार पर अर्जित करता चलता है, आगे बढ़ता चलता है, कदम कदम चलते हुए उसके ज्ञान में श्री वृद्धि होती जाती है। जबकि बच्चों का संसार निश्चल, निष्पाप संसार होता है। वो बहुत भोलेपन से जीवन यापन करते हैं। इसलिए उस आकाश की तरह मुक्त होता है जहां खुली और ठंडी हवा विचरण करती है। उस स्वच्छंदता का संस्पर्श बच्चों के मनोमस्तिष्क पर होता है। उसमें कोई कालुष्य नहीं होता, उसमें कोई पाप नहीं होता, उसमें असत्य वदन नहीं होता। इसीलिए उसके मनोमस्तिष्क को कोरे कागज की संज्ञा दी जाती है। बच्चे व्यक्तिगत रूप से न तो शिष्टता, सभ्यता और औपचारिकता का अर्थ समझते हैं और न ही आदर्श राष्ट्र या नियम विधानों की उन्हें कोई समझ या चिंता होती है। वो तो धीरे धीरे घर परिवार से, समाज से, शिक्षा स्थलों से, मित्रों से इस ज्ञान को, इस औपचारिकता को अर्जित करते हैं, कमाते हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने सगे संबंधी और यहां तक कि अपनी जाति, धर्म, समुदाय आदि के विषय में भी बच्चे विधिवत कोई बहुत ठीक से जानकारी नहीं रखते। उनके सरोकारों में ये सब शामिल ही नहीं होता। इसलिए बच्चों को ये ज्ञात नहीं होता कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका समुदाय क्या है। फूल, पत्ते, पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली, तोता तितली, राजा रानी, जिन्न, प्रेत,
न जाने ऐसे कितने पक्ष हैं उनके निकट जो व्यक्तियों से भी अधिक होते हैं। इसलिए बच्चों को वाटिका आकृष्ट करती है, फूल आकृष्ट करते हैं, तितलियां आकृष्ट करती हैं, तोता मैना आकृष्ट करते हैं, कबूतर, मोर, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये उन्हें बहुत प्रभावित करते हैं। इससे पता लगता है कि उनकी जीवन शैली कृत्रिम नहीं होती, नैसर्गिकता के साथ, प्राकृतिक बोध के साथ वो जीते हैं। उनकी तुतलाहट में भी एक प्रभावात्मकता का तत्व होता है। इसलिए खेल खिलौने उनकी दुनिया होती है। गुड्डे गुडियों के साथ खेलना, तस्वीरों को संजोना, देखना, चित्रों से मनोरंजन करना, चित्रों से शिक्षा ग्रहण करना, प्रेरणा लेना, विमुग्ध होना, ये सब उनकी जीवनचर्या का, उनकी अपनी एक दुनिया का हिस्सा होते हैं। अन्य तत्व उन्हें उतना प्रभावित नहीं करते। राजनीति की उन्हें समझ नहीं होती, छल कपट, उठापटक, ये सब वो नहीं जानते। उनके संसार को एक भोला भाला संसार हम कह सकते हैं। इसलिए उनके जो संबंध हैं वहां लिंग बोध भी नहीं होता। वो मानवता के रिश्ते नाते ये उनकी दुनिया के हिस्सा होते हैं। ऊंचे पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, झरने, गहरे सागर, बहती नदियां, उड़ते हुए बादल, उनको देखकर उनके मनोमस्तिष्क में कौतूहल पैदा होता है, आनंद का भाव पैदा होता है, और कभी कभी भयावह पशु या पक्षी को देखकर भय का संचार भी होता है। पर ये सब कुछ वो जो युवा हो गए हैं या जो प्रौढ़ हो गए हैं, उनके मनोमस्तिष्क में इन सब का प्रभाव अब नहीं होता। लेकिन बच्चों को घूमना, भ्रमण करना, यात्राएं करना, पहाड़ों पर जाना, प्रकृति के आंचल में विचरण करना, ये उन्हें अत्यधिक प्रभावित करता है। बच्चों का रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनकी भावनाएं, उनकी कल्पनाएं, उनके आभूषण, उनकी भाषिक संरचना, ये सब कुछ अलग होती है। युवाओं से या प्रौढ़ों से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनसे नितांत भिन्न एक संसार, एक लोक इन बच्चों का अपना होता है। यही कारण है कि समझदार या बड़े बुजुर्ग उनके द्वारा जो साहित्य, बाल साहित्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तैयार किया जाना चाहिए, जो बाल मनोविज्ञान की गहन गंभीर समझ, अनुभव और अध्ययन के आधार पर सृजित किया जाना चाहिए, अनेक बार वो बाल सुलभ साहित्य अवैज्ञानिक ढंग से लिखा जाता है। उनमें बच्चों की मानसिकता और मनोविज्ञान का ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि अपेक्षा आवश्यकता यही है कि बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए, उनके लोक, उनके संसार को ध्यान में रखते हुए, उनकी अभिरुचि को ध्यान में केंद्र में रखते हुए साहित्य का, बाल साहित्य का सृजन होना चाहिए। इसलिए ये जो अवैज्ञानिक ढंग से लिखा गया बाल साहित्य है, वो बहुत उपयोगी और कालजयी नहीं बन पाता। हमें आज की उत्तम उत्कृष्ट बाल साहित्य कृतियों के नाम पर कुछ ही गिनी चुनी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, जबकि दुनिया की अनेक भाषाओं में बाल सुलभ साहित्य या बाल साहित्य
बड़े बड़े रचनाकारों ने, बड़े बड़े लेखकों ने इस प्रकार से सृजित किया कि उसे हम सशब्द आज भी स्मरण करते हैं, उद्धृत करते हैं, उसको पढ़ने की प्रेरणा यह भी देते हैं। इसलिए बाल साहित्य लेखक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि वह बाल स्वभाव को समझे, बच्चे की मुखमुद्रा और आंगिक चेष्टाओं को पढ़ ले, उसे जान ले और फिर उसके आधार पर, उसकी अपेक्षाओं के अनुसार वो सात्विक सृजन करे, वो निष्पाप प्रेरक सृजन करे। समय, स्थिति, घटना, इसके अनुसार बच्चों के मन में उठने वाली अनेक भावनाओं, अनेक जिज्ञासाओं, अनगिनत प्रश्नों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन बाल साहित्यकार को करना चाहिए। क्योंकि बच्चा समय समय पर अकल्पनीय रूप से प्रश्न करता है और इसी कठिनाई विशेष को ध्यान में रखते हुए बाल साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान निरंकार देव सेवक ने लिखा भी है, जिन विद्यालयों में छोटे बच्चों को उनके अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार विकसित होने का अवसर नहीं दिया जाता, उन्हें मिट्टी की तरह सांचे में ढालने का प्रयत्न किया जाता है। उसे मैं ऐसे ही कसाई खानों से कम नहीं समझता जिसमें पत्थर पर कूट कूट कर मांस का कीमा बनाया और बेचा जाता है। बालगीत साहित्य नाम से उनकी एक पुस्तक है, उसके अंदर वो ये उल्लेख करते हैं। वास्तव में प्रस्तावना में यह जो निरंकार देव सिंह ने जो ध्यान आकृष्ट किया वो महत्वपूर्ण है। हमें ये याद रखना चाहिए कि बच्चों का अपना एक व्यक्तित्व होता है, उनकी अपनी एक दुनिया होती है, उनकी अपनी एक मित्र मंडली होती है, उनका अपना जीवन जीने का एक अंदाज होता है। उन सब को बाल साहित्य में समाहित करते हुए ही ये जो बाल साहित्य है ये सन्मार्ग की ओर जाने वाला बन सकता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।